निफ्टी फ्लैट ही रहा है, लेकिन सेक्टोरली काफ़ी आपको मूव्स मिले हैं। अगले साल बाजार की चाल कैसे रह सकती है, कौन से सेक्टर्स में पैसा बन सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। बड़ी थीम्स आपने बहुत ज़बरदस्त पकड़ी थी इस साल। 2023 के लिए क्या बड़ी थीम्स होंगी, क्योंकि 2022 एक परफेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर का मार्केट रहा है। निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन विद इन दैट अगर आपने सही सेक्टर्स और स्टॉक्स पकड़े होते तो बहुत पैसा बना होता। तो 2023 में बड़ी थीम क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज। आपने बात ठीक कही और मैंने साल के शुरू में कहा भी था कि ये 2021 वाली मार्केट नहीं है जहां सभी कुछ थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चला था, और 2022 में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा और वही सामने भी आया। ऑफ कोर्स कुछ तो हाई रिस्क वाले सेक्टर्स और ग्रुप्स भी चले, वो एक अलग चीज है जहां आप शायद निवेश ना करना चाहते हो उस समय। जहां तक थीम्स का सवाल है, एक थीम तो हम लोग की साल सवा साल से चल रही है, वो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। मैंने पहले भी बात की थी उसमें। ऑफ कोर्स काफी स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो गए हैं। तो अब पता नहीं वो साल भर और चलेगा या नहीं, पर अभी भी वो सेक्टर अच्छा लगता है और हम अभी उसमें ओवरवेट हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, मालूम नहीं पूरा साल चले नहीं चले, क्योंकि हम लोग एक तरह से हर चीज को जीरो बेस से देखते हैं। हर तिमाही के शुरू में तो एक तरह से देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेश करेंगे, और उसी हिसाब से निवेश करते हैं। तो वो इतिहास को भूल जाते हैं। तो इतिहास को भूलने की बात पे एक सेक्टर जो पहले पिछले साल और इस साल के भी जो पहला आधा साल में उतना अच्छा नहीं लगा था, उसके बाद से हमने वहां वेट बढ़ाया है, वो है बैंक्स। बिकॉज वो सेक्टर 2020 में तो वही एक सेक्टर था जो नेगेटिव में था, और 2021 में मेरे ख्याल से निफ्टी 22-23% चला था और बैंक निफ्टी खाली 11% चला था। तो वो एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस का टाइम रहा, और फंडामेंटली भी कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही थी। एनपीए का साइकिल निकल गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उससे मार्जिन थोड़ा बढ़ते हैं, क्रेडिट बढ़ रहा है। तो वो एक सेक्टर जहां हमारा वेट बहुत ही कम रहता था, जो कि एक तरह से काफी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इंडेक्स में वेट बहुत ज्यादा है। तो अब हम इंडेक्स वेट पर आ गए होंगे, शायद प्राइस एक्शन के कारण थोड़ा ओवरवेट भी हो गए होंगे अब तक। तो ये तो सेक्टर सेक्टर के हिसाब से ये दो सेक्टर हैं। बाकी बहुत कुछ आता है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से, मतलब अब जैसे टेक्सटाइल में शायद हम ओवरवेट होंगे, पर वो बहुत बड़ा सेक्टर कॉल नहीं है। पर ऑटो एंसिलरीज में कुछ कंपनियां अच्छी लगी, ऑटोज में एक आध दो, और टेलीकॉम। तो ये बहुत ज्यादा सेक्टोरल कॉल्स नहीं रहे। केमिकल्स में भी कुछ चीजें अच्छी लगी जो जिसमें पैसा भी बना, पर वो भी एक पूरा सेक्टर वाइड कॉल नहीं है, उसमें भी आपको स्टॉक्स देखने पड़ते हैं। देवीना जी, क्योंकि आपने मेंशन किया, गुड मॉर्निंग, कि 2022 का साल उतनी ज़्यादा तेज़ी का नहीं है 2021 के लिहाज से, क्या 2023 में भी यही रिपीट परफॉर्मेंस रहेगा कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाए, एक इंडेक्स का ट्रेडर थोड़ा सा चौकन्ना रहेगा, इंडेक्स फंड्स थोड़े से और चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि लार्जली हमने देखा है निफ्टी और निफ्टी बैंक में वैसे कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है? देखिए, आपको चीज और भी सोचनी पड़ेगी कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खासा ही खराब रहा। तो एक और चीज मैंने साल के शुरू में कही थी कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, जो कि किया, और काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो आप बाकी बड़े बाजारों की बनस्पत देखें तो भारत ने काफी अच्छा किया। तो वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। और जहां तक इंडिया का बाजार का अलग से भी बात है, तो मुझे बहुत बड़ा अभी कोई ऐसा क्रैश का डर या बहुत ज्यादा डाउनसाइड ऐसा कुछ नहीं नजर आता। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी अभी रहेगा, लेकिन ब्रॉडली अभी भी बाजार अच्छा ही लगता है। और आपको उसमें जो भी आपका इक्विटी का एलोकेशन है, मेरे हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने डेटा पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि वो जब अगर आप 40 सालों में भी
ऐसा करें कि 10 जो सबसे अच्छे दिन थे आपके मिस हो जाते हैं, तो आपका जो पूरा रिटर्न है, जो आप सोचते हो कि 15-16% कंपाउंडिंग होगा, वो जो ₹100 40-42 सालों में 44,000 44,000 होता, वो खाली 15,000 ही रह जाता। तो 10 दिन भी मिस होने से आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर 40 सालों में आपके 30 सबसे अच्छे दिन मिस हो जाते हैं, तो वो रिटर्न 90% चला जाता है। तो 44,000 की बजाय 4,000 भी नहीं रहता। तो इसलिए जब ऑफ कोर्स अगर सबसे अच्छी बात तो ये रहे कि आप बड़ा क्रैश मिस कर दें, जैसा कि हम लोग कोविड टाइम में कर पाए, और कुछ और, या जो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी कर पाए, जब मार्केट 5% गिरा, हम 1.5% गिरे। लेकिन बाकी टाइम जब बाजार ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा खतरा है बड़े क्रैश का, तो अब ये निवेश करने का टाइम है। वैसे मैंने जून में भी कहा था कि निवेश करने का टाइम है, तब 15,300 का था इंडेक्स। वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आप इक्विटी में रखना चाहते हैं, वो अगले 1-2 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा मानना है। देवीना जी, आप ना ये ग्लोबल मैक्रो काफ़ी फॉलो करती हैं। इस समय जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो यूएस में जो फियर है रिसेशन का, उस और जो रेट्स हाइक, और बीच में एक बात हो रही थी कि शायद पीक रेट्स के हम करीब हैं, लेकिन लास्ट 1-2 हफ्ते में वापस उस पर थोड़ा सा पानी फिरा है उस उम्मीदों पर। तो उस डेटा पॉइंट को कैसे देख रही हैं, और चाइना में जो हो रहा है इस समय, और अब वो चाइना जो ओपन अप होने जा रहा है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा आपके हिसाब से? देखिए, यूएस की जहां तक बात है, मैंने तो कभी कहा नहीं था कि पीक रेट के आसपास है। वो तो हमेशा से ही स्पष्ट था कि अभी रेट हाइक थोड़ा धीमा होगा, लेकिन चलेगा अभी। तो मुझे तो इसमें कोई चेंज नजर आया नहीं, कि हमारा कभी ये व्यू रहा ही नहीं था कि ये अब पीक रेट हो गया है। तो अब जहां तक रिसेशन का सवाल है, आई मीन, आप जो डेटा अभी तक आया ही है, उसमें ही ऐसा हुआ है कि यूएस में रिसेशन, अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव होने का, तो वो तो हो चुका है। लेकिन रिसेशन अभी और भी जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से और थोड़ा खराब डेटा पॉइंट्स आएंगे, ये तो नजर आता है। बट वो जो होता है कि 3 महीने का इंटरेस्ट रेट अगर 10 साल के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाए, वो पर्टिकुलर इन्वर्जन मेरे ख्याल 2 महीना पहले आया था। और वो जब आता है, तो उसके बाद अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि वो इन्वर्जन हो और रिसेशन ना आए। तो रिसेशन तो है, लेकिन अब वो होता है कि अब बाजार ने उसको कितना डिस्काउंट कर लिया है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अर्थव्यवस्था और बाजार 2 अलग चीजें हैं। आप चीन को ही देख लीजिए, चीन अभी इंडेक्स 2007 के लेवल से आधा है। चीन का जीडीपी तब से अब तक लगभग 7 गुना हो गया है। तो वो 2 अलग चीजें हैं। तो बाजार यूएस का उतना खराब नहीं लगता, मतलब इंडिया जितना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वहां भी कोई बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा है, खासकर नॉन टेक। अब हमारे सिस्टम्स को नॉन टेक, थोड़ा ज्यादा स्टेबल कैश फ्लो वाली कंपनियां ज्यादा पसंद आ रही हैं, और शायद वही बेहतर करेंगी। जहां तक चीन का सवाल है, चीन के ओपनिंग अप में मतलब 2-3 अलग-अलग चीजें होती हैं। एक तो होता है कि जो सप्लाई का बहुत सारा प्रॉब्लम विश्व का था, वो खत्म होता है, मतलब सप्लाई बहुत सारी चीजों की बेहतर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो डिमांड बढ़ने से कमोडिटी प्राइसेस या और जो उत्पाद हैं उनके भाव पे क्या असर पड़ेगा। तो वो दोनों अलग-अलग, मतलब एक तरह से आप बोलिए तो उल्टा असर वाली, एक सप्लाई साइड पे अच्छा न्यूज़ है, डिमांड बढ़ेगी तो उससे हो सकता है प्राइस और इन्फ्लेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। और वो जो तीसरी चीज़ है कि अभी जिस तरह से वहाँ पर अगर कोविड बहुत बढ़ता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो लोग उस पे चलते ही रहेंगे या फिर से कुछ लॉकडाउन करेंगे, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हैं। देवेना जी, क्योंकि आपने यूएस के कॉन्टेक्स्ट में नॉन टेक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये कहा, तो नैस्डैक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका रह सकता है, और जब भी नैस्डैक फिसला है तो भारतीय टेक पर भी उसका कुछ आंच आई है। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आउटलुक क्या बनता दिखाई देगा? क्या आपको लग रहा है वहां पर ये होल्ड आउट कर सकती है स्टॉक्स, या फिर ये एक 23 वाला साल एक नॉन इवेंट रहेगा? वैसे भारतीय टेक का अगर आप फंडामेंटल्स देखें, तो वो जो नैस्डैक वाला टेक है उससे बहुत अलग है। मतलब
जो यूएस में टेक्नोलॉजी कहलाता है और इंडिया में टेक्नोलॉजी कहलाता है, दोनों काफ़ी फ़र्क है। और जो भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनी है, ये एक चीज थी जिसमें हमारा कॉल उतना ठीक नहीं गया, मतलब ठीक गया 2020 से लेके 2022 के बिगिनिंग तक बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उसके बाद ये सोचा था कि रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो इनके लिए बेहतर होगा, पर वैसा ये साल गया नहीं आईटी के लिए। तो अभी तो आईटी मार्केट परफॉर्म टाइप का लगता है ओवरऑल, अगर आप देखें तो। और वेटेज वाइज भी हमारे पोर्टफोलियो में लगभग मार्केट वेट होगा, शायद थोड़ा सा कम हो उससे। तो अभी तो जो नजर आ रहा है वहीं तक है, और जैसा कि मैंने कहा, हम लोग तो हर तिमाही पे एक बार फिर सब कुछ देखते हैं, तो साल भर का व्यू जरूरी नहीं है कि वहीं पे रहे। चलिए देवीना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी टीम को और आपकी फैमिली को 2023 के लिए। Thank you and Happy New Year to you and your viewers also. चलिए शुक्रिया देवीना जी। तो ये इस समय मार्केट पर एक ओपिनियन। अच्छा, मार्केट अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ वापस वो जो एक